हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो, जो कैंडिडेट अभी तक लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करें और हमारी इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि लाइव की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो, जितनी ज़्यादा लाइव की संख्या होगी क्लास देखने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है ये, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लाने की कोशिश करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ज्योग्राफी में यदि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ज्योग्राफी से आप जेएफ निकालना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, वो स्कूल लेक्चरर भी हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी से टीजीटी पीजीटी कोई भी फर्स्ट ग्रेड आदि एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ, किसके साथ, एक बहुत अच्छे बहुत शानदार स्कोर के साथ, तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, 7891350470। ये हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जिनके ऊपर आप हम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप में चैट कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आप किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। चार्ज बिल्कुल नाम मात्र है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ओवरऑल मैं कहूँ, एक किताब की कीमत का इतना चार्ज है। एक साइड आप चाहे एक मार्केट से किताब खरीद ले लो या फिर हमारा बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। चार्ज बिल्कुल नाम मात्र है। दूसरी बात बता दूं मैं, यदि आप बैच ज्वाइन करते हो तो आपको एक भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैं हर टॉपिक के बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, हर टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और सेटलमेंट ज्योग्राफी हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण नियोजन के प्रतिमान। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ग्रामीण नियोजन के प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ रूरल प्लानिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल, जो रूरल प्लानिंग के मॉडल हैं उनको पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विकास केंद्र प्रतिमान, जिसको हम ग्रोथ सेंटर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ सेंटर मॉडल, विकास केंद्र प्रतिमान क्या है? विकास केंद्र प्रतिमान, ग्रोथ सेंटर मॉडल, ठीक है, जिसको विकास ध्रुव संकल्पना भी कहते हैं, ग्रोथ पोल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, चाहे विकास ध्रुव संकल्पना बोल दो, चाहे ग्रोथ पोल थ्योरी बोल दो और चाहे विकास केंद्र प्रतिमान बोल दो, चाहे ग्रोथ सेंटर मॉडल बोल दो, बात बिल्कुल एक ही है। खा लो, ठूंस लो, बात एक ही है, जा पेट में रहे, बिल्कुल वही ही बात यहाँ पर चल रही है। चाहे विकास ध्रुव संकल्पना बोल दो, चाहे ग्रोथ पोल थ्योरी बोल दो, चाहे विकास केंद्र प्रतिमान बोल दो, चाहे ग्रोथ पोल सेंटर मॉडल बोल दो, ठीक है। अब हम इसमें टॉपिक वाइज बात करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखो, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। जो विकास ध्रुव सिद्धांत था, जिसको हम ग्रोथ पोल थ्योरी बोलते हैं, उसके प्रतिपादक कौन है? तो ग्रोथ पोल थ्योरी के प्रतिपादक हैं पेरोक्स महोदय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ग्रोथ पोल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो वहाँ पर आएगा आंसर पेरोक्स महोदय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? पेरोक्स महोदय के द्वारा। इसके अलावा आजकल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनने लग गया और पेपर वाले को पता चल जाता है, जो पेपर सेट करने वाला है उसको पता होता है कि पेरोक्स सभी को याद है मोस्टली, तो वो क्या करता है, पेरोक्स नहीं देता, वो दे देता है बाउड बिले दे देता है, मिडाल दे देता है, हर्षमान दे देता है, ठीक है। तो बाउड बिले है, मिडाल है, हर्षमान है, ये तीन हैं जो ग्रोथ पोल थ्योरी के क्या है, सहयोग करता है, उसके उपयोग करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, ग्रोथ पोल थ्योरी के प्रतिपादक पेरोक्स महोदय, उसके सहयोगकर्ता, उसके उपयोगकर्ता कौन कौन है? बाउड बिले है, मिडाल है और पेरोक्स है। उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँ, जो ग्रोथ पोल थ्योरी है ना, वो यह पदानुक्रमीय तंत्र पर आधारित है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो ग्रोथ पोल थ्योरी है वो किस पर आधारित है? पदानुक्रमीय तंत्र पर आधारित है। किस पर? पदानुक्रमीय तंत्र पर आधारित है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिर उसके जस्ट आगे। देखो, यहाँ पर फिर से मैंने बहुत प्यारी सी, बहुत शानदार सी बात यहाँ पर
लिख दी है और इसको एक बार आप ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। विकास ध्रुव संकल्पना के, ठीक है, विकास ध्रुव संकल्पना के अनुसार किसी प्रदेश में उच्च से निम्न की ओर, मतलब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, उच्च से निम्न की ओर तीन पदानुक्रमीय केंद्र होता है। ध्यान से सुनना, विकास ध्रुव संकल्पना के अनुसार किसी प्रदेश में उच्च से निम्न की ओर, जिसको हम अवरोही क्रम बोल सकते हैं, उसमें 3 पदानुक्रमीय केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं? 3। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं यहां पर लिख दिया मैंने, तीनों के तीनों। सबसे पहला होता है विकास ध्रुव, दूसरा होता है विकास केंद्र और तीसरा होता है विकास बिंदु। विकास ध्रुव को बोलते हैं ग्रोथ पोल, विकास केंद्र को बोलते हैं ग्रोथ सेंटर और विकास बिंदु को बोलते हैं ग्रोथ पॉइंट। ग्रोथ पॉइंट हो गया, ग्रोथ सेंटर हो गया, ग्रोथ पोल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नवाचार प्रसरण सिद्धांत। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, पता नहीं क्या सिस्टम है, पेपर वालों को ऐसा क्या लगा, इसमें बहुत सारी बार पूछ लेता है। नवाचार प्रसरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, किसके द्वारा दी गई थी? हैगर स्ट्रैंड के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसके द्वारा दिया गया था? हैगर स्ट्रैंड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम थोड़ा आगे यहाँ पर चलते हैं। प्रादेशिक नियोजन से संबंधित कुछ विद्वान है यहाँ पर, किससे संबंधित? प्रादेशिक नियोजन से संबंधित कुछ विद्वान हैं, ठीक है। तो प्रादेशिक नियोजन से संबंधित विद्वानों में आता है आरपी मिश्र आता है, जो 1976 से संबंधित था। केवी सुंदरम आता है, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन से संबंधित कौन कौन है? आरपी मिश्र। आरपी मिश्र ने प्रादेशिक नियोजन कब किया था? 1976 में किया था। केवी सुंदरम आ जाता है। केवी सुंदरम ने प्रादेशिक नियोजन कब किया था? 1978 में किया था। ग्रामीण नियोजन से संबंधित विद्वान, कुछ भाई साहब ग्रामीण नियोजन से संबंधित भी विद्वान है। ग्रामीण नियोजन से संबंधित विद्वान कौन कौन है? आर के पाठक है। कौन है? आर के पाठक है, जो ग्रामीण नियोजन से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, कि भाई साहब जो ग्रामीण और जो नगरीय अधिवास हैं उनके बीच में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, कि जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास हैं उनके बीच में क्या अंतर है, ये बात हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आकार के अंतर। भाई हम एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, जो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली बता रहा है। ये हमें खुद को भी दिखता है कि गाँवों में और शहरों में, गाँव में और नगरों में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे लाडलो, गाँव में और नगरों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अरे गाँव की जनसंख्या 5000 से कम होती है और नगरों की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा होती है। अरे गाँवों में और नगरों में सबसे बड़ा अंतर कि गाँव की जनसंख्या लेस देन 5000 और जो नगरों की जनसंख्या है वो 5000 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 5000। उसके बाद हम कार्यात्मक आधार पर देखें कि गांव में और नगरों में कार्यात्मक आधार पर क्या अंतर है। देखो ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, आप अपनी एक रियल लाइफ से ले सकते हो। यदि आप गांव में डिपेंड करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, आप गांव में रहते हो और आप पढ़ाई के लिए या किसी भी कारणवश कभी शहर में गए होंगे तो आपको पता होगा गांव के जो लोग हैं, गांव में मुख्य व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप होता है जिसमें लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, शिकार का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं और वनोद्योग का काम करते हैं, वन से रिलेटेड काम करते हैं, वनों की कटाई का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, आखेट का काम, शिकार का काम करते हैं, जैसे कोई भी जंगली जानवर उसका शिकार किया, पशुपालन करते हैं, खेती का काम करते हैं। वहीं यदि हम नगरों की जनसंख्या में बात करें, जो नगरों के लोग होते हैं उनका व्यवसाय क्या है? द्वितीयक, तृतीयक,
चतुर्थ क्रियाकलाप। जो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है सारे के सारे विनिर्माण कार्य, जैसे कोई भी फैक्ट्री हो गई जिसमें माल निर्मित किया जा रहा है, कोई भी मतलब कच्चे माल को जब किसी भी तैयार माल में क्या किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट से, जैसे लोहा एस्क जाता है, ठीक है, तो लोहा एस्क का खनन होता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। लोहा एस्क फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ से उसका लोहा बनकर बाहर निकलता है, जिसको हम सिग्या बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग धातुओं में, अलग अलग आकृतियों में वो बनकर बाहर निकलता है। हो सकता है एक बिल्कुल प्लेट के रूप में निकले, हो सकता है एक बिल्कुल सिरे के रूप में निकले, हो सकता है एक किसी भी आकार में निकलता है वो लोहा। तो वो क्या है, एक विनिर्मित लोहा है जो लोहे अस्क से बना था, ठीक है। तो ये सारे क्या किस में आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आता है, परिवहन आता है, व्यापार आता है और संचार आता है। परिवहन, व्यापार और संचार ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। और बाकी के जो भी हायर लेवल काम हैं, ऑफिसर रैंक के काम आए, वो सारे के सारे चतुर्थ लेवल में आते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में देखी जाए तो जनसंख्या घनत्व में भी एक सामान्य सा अंतर है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से कम होता है। नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक होता है। रूरल जो एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व वो 400 से कम होता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक होता है। उसके बाद हम देखें गृह प्रकार के अंतर। घरों के जो प्रकार हैं उनके आधार पर अंतर, कि भाई साहब गाँव में मकान किस तरीके के होते हैं, शहरों में मकान किस तरीके के होते हैं। आप ये बिल्कुल डायरेक्टली एग्जांपल देख सकते हो किसी भी फोटो में। आप यहाँ पर सर्च करो हाउस ऑफ अर्बन या हाउस ऑफ इन सिटीज़, तो आप जब शहरों के मकान देखोगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल बहुत ही अलग टाइप के मकान दिखते हैं, ठीक है। जबकि गाँव के मकान है वो बिल्कुल अलग टाइप के दिखते हैं। गाँव में क्या होता है, मकान मिट्टी के बनाए जाते हैं। आजकल तो खैर पत्थरों के मकान बनाने लग गए गाँव में भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहां पर आज भी गांव मिट्टी के बने हुए मकान, मिट्टी के बने हुए हैं। पत्थर से मकान बनते हैं, ईंटों से मकान बनते हैं, लकड़ी से मकान बनते हैं, बांस से मकान बनते हैं, घास फूस से मकान बनते हैं। और यदि हम नगरों की बात करें, शहरों में मकान ईंट से बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, कंक्रीट से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं और लोहा से बनते हैं, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना आपको। गाँव में आपको बहुत सारी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है कोई ही ऐसा गाँव हो जहाँ पर आपको झोपड़ी देखने को नहीं मिलेंगी, जहाँ पर आपको कच्चे मकान देखने को ना मिलेंगे। लेकिन सिटी में आपको कहीं पर भी कोई कच्चा मकान नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई झोंपड़ी देखने को नहीं मिलेगी। भूमि उपयोग में अंतर, ये भी देख लो भाई साहब, भूमि उपयोग में क्या अंतर है। मैं भूमि उपयोग में अंतर दिखा रहा हूँ। गाँव में भूमि उपयोग और नगरों में भूमि उपयोग। गाँव में क्या होता है, बाग बगीचे, खलियान, कुआं, जलाशय, सार्वजनिक भूमि, ये सब कहाँ पर होते हैं, गांव में होते हैं। गांव में बाग बगीचे होते हैं, खलियान होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लंबे चौड़े चरागाह क्षेत्र होते हैं, जिनको हम चरागाह क्षेत्र बोल सकते हैं, जहाँ पर गाय भैंस वगैरह अपना चारा चरती हैं। कुआं हो सकता है। जलाशय, जैसे कोई भी पॉन्ड बना दिया और कोई भी छोटी मोटी झील बना दी, कोई भी मैड लगाकर बांध बना दिया, ठीक है, मैडबंदी बोलते हैं जिसको हम। सार्वजनिक भूमि, कोई भी गोचर भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, ठीक है। वहीं यदि हम नगरों की बात करें तो नगरों की जो भूमि है उसका किस तरीके से उपयोग होता है, नगरों में क्या क्या देखने को मिलता है। आवास, आप किसी भी सिटी में चले जाओ, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी, कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, स्कूल देखने को मिलेंगे, ऑफिस देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, कोर्ट देखने को मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि गांव का जो भूमि उपयोग है वो शहरों के भूमि उपयोग से बिल्कुल अलग है। गांव में मोस्टली भूमि उपयोग होता है खेती के रूप में, वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। ऐसा होता है, गांव में ज़्यादा फैक्ट्री भी नहीं होती, बड़े बड़े ऑफिस भी नहीं होते, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं होते, बड़े बड़े ग्राउंड भी नहीं होते, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं होते, गार्डन भी नहीं होते। वहाँ पर तो बस चरागाह भूमि है, खेत है, वहीं गार्डन है, वहीं सब कुछ है। शहरों में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े ऑफिस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैं आपको अंतर बताऊं, प्रशासकीय स्तर में अंतर बिल्कुल सही है। गांव में प्रशासन नहीं होता है इतना ज़्यादा
शहरों में आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ही पुलिस चौकी देखने को मिल जाएगी, गाँव में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जीवन स्तर में अंतर, बात बिल्कुल सही है। गांव का जो जीवन स्तर वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लो लेवल का जीवन स्तर है। सिटी का जो जीवन स्तर है वो बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, पर सामाजिक गतिशीलता में अंतर, सामाजिक गतिशीलता में भी अंतर है। गांव में देखो भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा है। गांव में हर बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं लोग, मतलब पूरे गांव के लोग आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ पर भाईचारे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं भाईचारा को। बात करें सिटी में कोई मतलब नहीं रहता, पास के मकान में कौन रहता है कोई मतलब नहीं। गृह घनत्व में अंतर, ये मैं बता दिया। गाँव के गृह घनत्व में अंतर, गृह घनत्व में अंतर आप समझ गए होंगे। देखो इसको मैं समझाता हूँ। ये गांव है, ये शहर है। गांव में क्या है, ये मकान बना हुआ है इस तरीके से दूर दूर। सिटी में मकान बना हुआ है इस तरीके से, सिटी में मकान इस तरीके से बना हुआ, बिल्कुल पास पास में, कोई भी बिल्कुल खाली जगह नहीं है, केवल रास्ता है, इसके अलावा कोई खाली जगह नहीं है। जबकि गांव में मकान बिल्कुल दूर दूर है, अपने खेतों में मकान बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी अंतर होता है। उसके बाद मैं आगे बात करूं नगरों की परिभाषा के मापदंड। हम बात करते हैं नगरों की परिभाषा के मापदंड। भाई लोगों, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यदि पेपर के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ये बात अपने भेजे में सेट कर लो भाई साहब। चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दो, चाहे लेक्चरर का एग्जाम दो, चाहे जेआरएफ का एग्जाम दो, यहाँ से 99% चांस है एक क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर 3 लाइन खींच लो, 4 लाइन खींच लो, जितनी खींचना चाहो उतनी खींच दो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जनसंख्या की बात करें। ठीक है, कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो जो नगरों की न्यूनतम जनसंख्या सीमा है वो 5000 है। हम भारत की बात करें तो भारत में नगरों की न्यूनतम जनसंख्या 5000 है, और ऑस्ट्रेलिया में भी नगरों की जनसंख्या न्यूनतम 5000 है। भाई साहब, यदि किसी गांव को शहर में या नगर में बदला जाता है तो उसके लिए पहला मापदंड है कि वहाँ की कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। यदि 5000 जनसंख्या से कम होती है तो वो गांव रहेगा, 5000 से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो वो नगर में बदल सकता है। ठीक है, और ये 5000 का जो मानदंड है वो ऑस्ट्रेलिया में भी है और भारत में भी है। बाकी हर देश में अलग अलग है। ये मैंने सभी देशों के एग्जाम्पल नहीं लिए क्योंकि पेपर में भी नहीं आते वो, और सभी एक साथ हमें याद भी नहीं हो पाते, फिर हम कंफ्यूज होंगे। तो उससे ज़्यादा बेस्ट है हम वो पढ़ें जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद मैं बात करूँ नगरीय व्यवसाय की। नगरीय व्यवसाय में क्या है भाई साहब, ये भी देख लो, प्यारी की बात है। देखो नगरीय व्यवसाय में क्या है कि यदि कोई भी व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, व्यवसाय कर लो इसको। देखो कोई भी नगर जब जब कोई भी गांव नगर में बदलता है, जब कोई भी गांव नगर में बदलता है तो पहला मापदंड है न्यूनतम 5000 जनसंख्या। दूसरा है कि भारतीय जनगणना के अनुसार किसी नगर में न्यूनतम 75%, ये शब्द ध्यान रखना, न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने न्यूनतम शब्द के गोला लगाया है, 75% को गोला लगाया, पुरुष को गोला लगाया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या करता है, कई बार क्या करता है कि कोई भी गांव नगर में बदलता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी वरीयता महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर लिख दिया पहली कि न्यूनतम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी लिख दिया कि वहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो क्या लिखा, न्यूनतम 75% जनसंख्या गैर कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। दूसरी उसने लिख दिया कि वहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, गलत है। वहाँ के न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली बात कि वहाँ की न्यूनतम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, बात गलत है। वहाँ के 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, बात गलत है।
बात सही क्या है कि वहां की न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कैसे रटना, ये जो न्यूनतम है कार्यशील पुरुष जनसंख्या है 75% है, गैर कृषि कार्य है, इन सभी में से किसी को भी मत भूल जाना, किसी को मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ से वो कंफ्यूज करके क्या कर देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ प्रशासकीय स्तर भी होना चाहिए, वो नगर पालिका होना चाहिए, नगर निगम होना चाहिए। ठीक है, नगर पालिका होना चाहिए, नगर निगम होना चाहिए, नगर परिषद होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक वहाँ पर होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारतीय जनगणना द्वारा नगर के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है, और वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम 400 होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जनगणना द्वारा नगर के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें, ये कुछ पॉइंट है, मकानों का घनत्व, प्रशासनिक निर्णय, जीवन पद्धति, नगरीय बोध, संयुक्त आधार, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो भी एक नगर की विशेषताएं इंडिकेट करती हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहला न्यूनतम जनसंख्या वाला, दूसरा नगरीय व्यवसाय वाला, और तीसरा जनसंख्या घनत्व वाला। अब देखो यहाँ पर फिर से एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, जनगणना 2001 में नगर को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार नगर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। समस्त संवैधानिक नगर स्टैंड, ठीक है, समस्त सांविधिकी नगर, तो समस्त सांविधिकी नगर अर्थात ऐसे सभी स्थान जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार नगर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था, जिसमें पहली बात थी कि समस्त सांविधिक नगर अर्थात ऐसे सभी स्थान जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा था अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानक को पूरा करते हैं। न्यूनतम 5000 जनसंख्या, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 400 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सिटी किसे कहते हैं? जब जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है। मेट्रोपोलिस किसको कहते हैं? जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। मिलियन सिटी किसको कहते हैं? जब जनसंख्या 10 लाख होती है। ध्यान से सुनना, जब जनसंख्या 10 लाख होती है उसको मिलियन सिटी कहते हैं, जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, और जब जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में होती है तो उसको सिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, उनके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो नगरों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गॉर्डन सिल्डे का नगरीय सिद्धांत। किसका? गॉर्डन सिल्डे का नगरीय सिद्धांत। किसका? गॉर्डन सिल्डे का नगरीय सिद्धांत। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की अवधारणा को जन्म दिया। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की अवधारणा को जन्म दिया। गॉर्डन सिल्डे ने 1930 में नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, नगरीय क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गॉर्डन सिल्डे ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करने वाला मैं, इसलिए ध्यान लगाकर अब भी सुन लो। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की अवधारणा दी थी। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति शब्द का सबसे पहले 1930 में प्रयोग किया था।
उसके बाद मैं बताऊं, गॉर्डन सिल्डे ने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। किसने? गॉर्डन सिल्डे ने। गॉर्डन सिल्डे ने एक किताब लिखी, मैन मेक हिमसेल्फ। मैन मैक्स हिमसेल्फ गॉर्डन सिल्डे की एक किताब थी जो 1936 में लिखी गई थी। जर्नल प्लानिंग रिव्यू, जर्नल प्लानिंग रिव्यू 1950 में गॉर्डन सिल्डे द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, दोनों किताबों को एक बार अच्छे से याद कर लो। मैन मैक्स हिमसेल्फ 1936 में गॉर्डन सिल्डे द्वारा लिखी गई थी। जर्नल प्लानिंग रिव्यू गॉर्डन सिल्डे द्वारा 1950 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने नगरीय क्रांति की विशेषताओं वाले परिवर्तनों के लिए 10 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो देखो, जो गॉर्डन सिल्डे था उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जर्नल प्लानिंग रिव्यू। कब लिखी? 1950 में लिखी। और इस किताब में उन्होंने शहरी क्रांति की विशेषताओं वाले, शहरी क्रांति की विशेषता वाले परिवर्तनों के लिए 10 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किए। ध्यान से सुन लेना, जो जर्नल प्लानिंग रिव्यू पुस्तक थी जो 1950 में लिखी गई थी, इसमें इन्होंने शहरी क्रांति की विशेषता वाले परिवर्तनों के लिए 10 सूत्री मॉडल प्रस्तुत किए थे। उसके बाद दूसरा आता है हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत। किसका? हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत। तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत। हेनरी पिरेन थे जो बेल्जियम के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने पहली बार अथवा विचार 1995 में यूरोपियन शहरों के निर्माण के संदर्भ में व्यक्त किया था। ठीक है, तो जो हेनरी पिरेन था उन्होंने नगरीय सिद्धांत के संबंध में अपना जो विचार था वो सबसे पहले कब दिया था? 1995 में दिया था। ठीक है, जो कहाँ के नगरों के निर्माण के संदर्भ में था? तो वो था यूरोपीय शहरों के निर्माण के संदर्भ में था। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करें साइमन सैडलर। साइमन सैडलर, इन्होंने एक सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना को अपनी तीसरी पुस्तक में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो साइमन सैडलर ने क्या किया था? एक संकल्पना दी थी जिसका नाम था सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना। कौन सी संकल्पना? सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, साइमन सैडलर ने एक संकल्पना दी थी जिस संकल्पना का नाम था सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना। लास्ट बार बोल रहा हूं, सिचुएनिस्ट सिटी की संकल्पना साइमन सैडलर द्वारा दी गई थी। ठीक है, सिचुएनिस्ट सिटी ने सैडलर के अनुक्रम को दर्शाया। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं लेविस या लुइस मैमफर्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनके नाम के आगे आप 8-10 लाइन खींच दो। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन टपकता है। क्या होता है? यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन टपकता है, इसलिए इसके आगे 8-10 लाइन जितने भी खींचना चाहो खींच दो भाई लोगों, बिल्कुल आंख बंद करके। तो लुइस मैमफर्ड बोल दो चाहे लेविस मैमफर्ड बोल दो, बात एक ही है। चाहे लुइस मैमफर्ड बोल दो चाहे लेविस मैमफर्ड बोल दो। जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अरे कहाँ के थे? अमेरिकन थे। यहाँ हमें एक एक बात याद करनी है, यहाँ पर हमें कोई भी बात मिस नहीं करनी है। यहाँ पर लिखी हुई हर एक लाइन, हर एक शब्द हमें रटना है, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। कई बार क्या करता है, पेपर में एक क्वेश्चन बनाता है, वो पूरा का पूरा लुइस मैमफर्ड पर ही बना देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लुइस मैमफर्ड की सारी बातें अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो लुइस मैमफर्ड एक अमेरिकन थे। इन्होंने नगरीय विकास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे। नगरीय विकास के संदर्भ में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। किसके संदर्भ में? नगरीय विकास के संदर्भ में। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, लुइस मैमफर्ड ने नगरीय विकास के संदर्भ में विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन्होंने नगरीय विकास की अवस्थाओं को सामाजिक स्तर के अनुसार क्रमों में विभाजित किया। इन्होंने नगरीय विकास की अवस्थाओं को सामाजिक स्तर के अनुसार क्रमों में विभाजित किया।
लुइस मैमफर्ड ने 1938 में एक किताब लिखी, द कल्चर ऑफ सिटीज़। लुइस मैमफर्ड ने 1938 में एक किताब लिखी, किताब का नाम था द कल्चर ऑफ सिटीज़। इस किताब में इन्होंने नगरीय विकास की टोटल 6 अवस्थाएं बताई। लुइस मैमफर्ड ने किताब लिखी नगरीय विकास, द कल्चर ऑफ सिटीज़। लुइस मैमफर्ड ने किताब लिखी द कल्चर ऑफ सिटीज़ और इसमें उन्होंने नगरीय विकास की टोटल 6 अवस्थाओं का डिस्कशन किया। अब हम बताते हैं एक एक अवस्था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इयोपोलिस। ठीक है, इयोपोलिस, ध्यान से सुनना। इन सारी अवस्थाओं को पेपर में कई बार क्रम से भी जमवा लेता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना। सबसे पहली अवस्था है कौन सी? इयोपोलिस। नगर की प्रारंभिक अवस्था है ये नगर की स्टार्टिंग अवस्था है। मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण का घोतक है ये। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास का प्रथम चरण का घोतक है ये मानव सभ्यता के विकास की फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण है। ठीक है, गांव का विकास होने लगता है। और जो इयोपोलिस की अवस्था है, ध्यान से सुनना, नगर की प्रारंभिक अवस्था है, मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण का घोतक है, गांव का विकास होने लगता है। इसमें भाई साहब गांव का ही विकास होने लगता है। उसके बाद आता है पोलिस। पोलिस में क्या होता है? पोलिस का अर्थ होता है नगर। पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर। इस अवस्था में बड़े गांवों का रूपांतरण लघु नगरों में या कस्बों में होने लगता है। ठीक है, पोलिस में क्या होता है? पोलिस का मतलब होता है नगर, और इस अवस्था में बड़े नगरों का रूपांतरण लघु नगर या कस्बों में होने लगता है। ठीक है भाई साहब, पोलिस अवस्था में क्या होते हैं? जो बड़े बड़े गांव हैं वो नगरों में बदलना प्रारंभ कर देते हैं, नगरों में बदलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं महानगर, ये मत याद करो। तीसरी स्टेज है मेट्रोपोलिस। जब चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते हैं तब महानगर का प्रादुर्भाव होता है। जब किसी नगर के चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित होने लग जाते हैं तो क्या होता है? मेट्रोपोलिस का प्रादुर्भाव होता है, मेट्रोपोलिस का निर्माण होता है। नगर अधिक विशाल हो जाते हैं। और मेट्रोपोलिस में क्या होता है भाई साहब? ये कोई नगर है और इस नगर के चारों तरफ क्या हो गए? इस तरीके से छोटे छोटे नगर बन गए। ठीक है, तो क्या हुआ? ये नगर है जो पूरे कंप्लीट इस एरिया में फैल गया। तो क्या हो गया? नगर का विस्तार हो गया, नगर का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया, नगर क्या हो गया? अधिक विशाल हो गया। ठीक है, कृषि क्षेत्रों में अनाज और कच्चे माल इन नगरों में लाए जाते हैं, और कृषि क्षेत्रों से अनाज और कच्चा माल है जो इस क्षेत्र में लाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेगापोलिस। मेगापोलिस है जो चौथी अवस्था है, चौथी स्टेज है मेगापोलिस, जिसको हम विश्व नगरी बोलते हैं। हिंदी के शब्द मत याद करो, केवल इंग्लिश के शब्द याद करो। तो मेगापोलिस क्या है भाई साहब? जिस सामाजिक अवस्था में नगर अपने विकास की चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। मेगापोलिस में क्या होता है? मेगापोलिस में कोई भी नगर होता है वो अपने विकास की चरम अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब अपने विकास के पीक लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, यह नगरीय विकास की चरम अवस्था का घोतक है, और जो मेगापोलिस है वो नगरीय विकास की चरम अवस्था का घोतक है। इस अवस्था में नगर विराट रूप धारण कर लेते हैं, और जो भाई साहब ये मेगापोलिस की अवस्था है, इस अवस्था में जो नगर हैं वो विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। विराट का मतलब क्या है? बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। मकानों एवं जनसंख्याओं का जमघट पाया जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मकान पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। ठीक है, अब उसके बाद आता है टायरेनोपोलिस। टायरेनोपोलिस को क्या कहते हैं? हास्योन्मुख नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हास्योन्मुख नगर बोलते हैं। टायरेनोपोलिस को हास्योन्मुख नगर बोलते हैं। इस अवस्था में नगर में अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जो टायरेनोपोलिस की अवस्था है, मेगापोलिस के बाद की अवस्था है, ये टोटल चौथे नंबर की अवस्था, 5वें नंबर की अवस्था है। पहली
ईओपोलिस, दूसरी पोलिस, तीसरा मेट्रोपोलिस, चौथा मेगापोलिस, पांचवा टायरेनोपोलिस। इस अवस्था में नगर में अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और भाई साहब, जो ये टायरेनोपोलिस की अवस्था है, इसमें क्या होता है, नगरों में बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नगरों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नगर विकराल आर्थिक संकटों से ग्रस्त हो जाते हैं और जो नगर होता है वो बहुत बहुत बड़ी आर्थिक समस्याओं से जूझने लगते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगती है, वहाँ पर सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं, राजनीतिक समस्याएं आ जाती हैं, भूखमरी वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, सुविधाएं कम रह जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग नगर छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और जब ये सिचुएशन आ जाती है कि भाई साहब 1 किलो सब्जी, 1 किलो आलू जो पूरे दुनिया में 10 रुपए किलो बिक रहे हैं और मेगापोलिस सिटी में वो आलू 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर इकोनॉमी संकट भी आ गया, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या करते हैं लोग, उस शहर को छोड़कर गांव की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, इस शहर को छोड़कर गांव की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई छोड़ो इस झंझट को, छोड़ो इस जाल को, गांव की ओर चलो, वहाँ पर मस्त वाली लाइफ जिएंगे। उसके बाद क्या होता है, इस अवस्था नगर की अधोगति की सूचक है। और जो ये अवस्था है, टायरेनोपोलिस की अवस्था है, वो नगर की अधोगति की का सूचक है। अधोगति का मतलब होता है उल्टी गति का। पहले क्या होता था, मेगापोलिस तक क्या हो रहा था, नगर में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, लोग नगर की ओर जा रहे थे। लेकिन मेगापोलिस के तुरंत बाद टायरेनोपोलिस की अवस्था में क्या हो गया, लोग थे जो नगर से गांवों की ओर आना प्रारंभ कर दिए, नगरों में जनसंख्या कम होना शुरू हो गई, नगरों का पतन प्रारंभ हो जाता है। और टायरेनोपोलिस में क्या होता है, नगरों का पतन प्रारंभ हो जाता है, नगरों का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस नष्ट प्राय नगर, यह नगरीय ह्रास की अंतिम अवस्था है। और भाई साहब, जो नेक्रोपोलिस है, नगरीय ह्रास की अंतिम अवस्था है, यह नगर के समाप्त होने की अवस्था होती है। नगरीय ह्रास की अंतिम अवस्था है, यह नगर के समाप्त होने की अवस्था होती है। इस अवस्था में नगर उजड़ जाते हैं। और भाई साहब, जो नेक्रोपोलिस की अवस्था है, इसमें क्या होता है, नगर उजड़ जाते हैं, नगर खाली हो जाते हैं, नगर एक शमशान घाट की तरह बन जाते हैं। जैसे भानगढ़ है, बहुत सारे पुराने पुराने सिटी थी, वो बिल्कुल उजाड़ हो गई, वहाँ पर आज डर लगता है, वो सिचुएशन हो जाती है। इस अवस्था आर्थिक सामाजिक महत्व लगभग समाप्त हो जाता है। और जो नेक्रोपोलिस की अवस्था है, इसमें क्या होता है, आर्थिक सामाजिक महत्व लगभग समाप्त हो जाता है। नेक्रोपोलिस अवस्था में क्या होता है, उस नगर का आर्थिक सामाजिक जो महत्व वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्रोपोलिस तक हमने पढ़ लिया। मैमफोर्ड ने गिडस महोदय के प्रभाव से आर्थिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी नगरों की विकास की अवस्थाओं की वर्गीकृत किया, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।